सहकार रेडियो के श्रोताओं को पवन का नमस्कार। साथियों, किताबें करती हैं बातें कार्यक्रम के तहत इन दिनों आप सुन रहे हैं क्रांतिकारी शिव वर्मा द्वारा लिखी गई पुस्तक श्रृंखला मार्क्सवाद परिचयमाला की ऑडियो रिकॉर्डिंग। पेश है इस पुस्तक श्रृंखला की 5वीं पुस्तक समाजवादी जनवाद की चौथी और अंतिम कड़ी। पूंजीवादी जनवाद और समाजवादी जनवाद का अंतर। पहला, पूंजीवादी जनवाद विभिन्न आजादियों और अधिकारों की दिखावटी और पाखंडी घोषणा पर जोर देता है, लेकिन दरअसल आबादी के बहुमत को, मजदूरों और किसानों को उनके पर्याप्त उपयोग की संभावना नहीं प्रदान करता। जबकि समाजवादी जनवाद समस्त जनता के लिए अधिकारों और आजादियों की घोषणा को अपना केंद्र बिंदु नहीं बनाता, बल्कि पूंजी द्वारा उत्पीड़ित और शोषित जनसमूहों के लिए राज्य संचालन में वास्तविक प्रवेश सुनिश्चित करता है। सभाओं और सम्मेलनों के लिए सबसे अच्छी इमारतों, स्थानों व अच्छे छापेखानों और कागज के सबसे बड़े भंडारों की वास्तविक उपभोग को सुनिश्चित करता है। पूंजीवाद द्वारा मंदबुद्धि बनाए गए और डरा धमका कर रखे गए लोगों की तालीम सुनिश्चित करता है और ठीक उन्हीं जनसमूहों के लिए धार्मिक पूर्वाग्रहों से धीरे धीरे छुटकारा पाने आदि की वास्तविक संभावनाएं सुनिश्चित करता है। वो मेहनतकश और शोषित जनता के लिए संस्कृति, सभ्यता और जनवाद के लाभों का उपयोग सही मानी में संभव बनाता है। दूसरा, पूंजीवादी जनवाद जहां भाषा, कला और साहित्य के विकास को अवरुद्ध करता है, पिछड़े हुए और कमजोर राष्ट्रों तथा जातियों के शोषण और उनके उत्पीड़न को बढ़ाता है, वहीं समाजवादी जनवाद राष्ट्रों की बराबरी पर बल देकर पिछड़े हुए और कमजोर राष्ट्रों एवं जातियों के शोषण और उत्पीड़न को समाप्त करता है। सभी भाषाओं को समान स्तर प्रदान करके उन्हें विकसित करता है और कला एवं साहित्य के अबाध विकास की संभावनाओं का द्वार खोलता है। तीसरा, पूंजीवादी जनवाद में जहां कला और साहित्य चंद पैसे वालों के मनोरंजन के साधन होते हैं और इस प्रकार वो एक सीमित दायरे से बाहर नहीं जा पाते, वहीं समाजवादी जनवाद में कला और साहित्य पैसे वालों के मनोरंजन का साधन न रहकर आम मेहनतकश जनता के जीवन का अंग बन जाते हैं। वो चांदी की सीमाएं तोड़कर जन जीवन को समृद्ध बनाने का साधन बन जाते हैं। चौथा, पूंजीवादी जनवाद जहां राज्य से धर्म और शिक्षा के संबंध विच्छेद की घोषणा तो करता है, लेकिन पूंजी और धार्मिक प्रचार के बीच गहरे संबंधों के कारण कभी भी उस घोषणा को अमली रूप नहीं देता। पूंजीपति वर्ग जनता की जहालत को, उसके अंधविश्वासों को प्रोत्साहित करता है और उसका फायदा उठाता है। जबकि समाजवादी जनवाद शोषक वर्गों, जमींदारों और पूंजीपतियों तथा धार्मिक प्रचार के संगठनों के बीच पाए जाने वाले गठजोड़ को खत्म करके व्यापक मेहनतकश आबादी को धार्मिक पूर्वाग्रहों और अंधविश्वासों से मुक्ति प्रदान करता है। पांचवा, पूंजीवादी जनवाद जहां अल्पसंख्यक पूंजीपतियों के लिए जनवाद और मेहनतकश जनता के लिए तानाशाही है। पूंजीवादी जनवाद अल्पसंख्यकों के हित में मेहनतकशों को दबाकर रखने का एक हथियार है जो ऊपर से आकर्षक है लेकिन मार उतनी ही गहरी करता है। वहीं समाजवादी जनवाद कल तक की शोषित, उत्पीड़ित मेहनतकश जनता के लिए जनवाद और कल के शोषकों के लिए जो आज अपदस्थ कर दिए गए हैं उनके लिए तानाशाही है। समाजवादी जनवाद समाज के बहुसंख्यक मेहनतकशों के हित में अल्पसंख्यक शोषकों को दबा कर रखने का सर्वहारा वर्ग के हाथ का हथियार है। छठवां, पूंजीवादी जनवाद जहां समाज की बहुसंख्यक जनता को बलपूर्वक दबा कर रखता है और उन्हें जनवादी अधिकारों से वंचित करता है, इसलिए वो सच्चा जनवाद नहीं है। वहीं समाजवादी जनवाद समाज की बहुसंख्यक जनता को पूंजीवादी शोषण और पूंजीवादी उत्पीड़न से मुक्त करके उसे जनवादी अधिकार प्रदान करता है, इसलिए वो सच्चा जनवाद है। सातवां, पूंजीवादी जनवाद जहां केवल धनवानों को स्वतंत्रता प्रदान करता है, वहीं समाजवादी जनवाद शोषकों तथा उनके समर्थक साथियों की स्वतंत्रता का दमन करता है। वो उन्हें शोषण करने की आजादी से, दूसरों को भूखा मारकर मोटा होने की आजादी से, पूंजी के शासन को दोबारा स्थापित करने के लिए लड़ने की आजादी से, अपने देश के मजदूरों तथा किसानों के खिलाफ विदेशी पूंजीपतियों से गठजोड़ करने की आजादी से वंचित करता है। पूंजीवादी जनवाद के बरखिलाफ समाजवादी जनवाद मेहनतकशों का जनवाद है और उन्हें ही स्वतंत्रता प्रदान करता है। हिंसा, क्रांतिकारी बनाम प्रतिक्रियावादी। अक्सर लोग हिंसा या युद्ध के सवाल को मनोगतवादी ढंग से देखते हैं। वे इनके कारणों पर जाए बगैर या तो ये कह देंगे कि हिंसा बुरी है और हमें हर हालत में उससे दूर रहना चाहिए, जैसा गांधीवादियों का मत है, या फिर उठते बैठते बंदूक की नली के ही गीत गाते रहते हैं। कोई काम उचित है या नहीं, इसका फैसला करने का ये तरीका द्वंद्ववादी तरीका नहीं है। और हम कम्युनिस्टों को अगर हम गलती करना नहीं चाहते तो चीजों को परखने का ये तरीका छोड़ना पड़ेगा। कोई युद्ध या हिंसा उचित है या अनुचित,
इसका फैसला करने से पहले हमें उन कारणों की गहराई में जाना पड़ेगा जिनके फलस्वरूप किसी समाज या देश विशेष को युद्ध में उतरना पड़ा या किसी व्यक्ति विशेष को हिंसा का सहारा लेना पड़ा। इस प्रकार से देखने पर पता चलेगा कि हिंसा ना हमेशा अच्छी है और ना हमेशा बुरी। इस प्रश्न पर विचार करते समय हमें एक बात का और ध्यान रखना पड़ेगा और वो है अपने वर्ग का ध्यान, क्रांतिकारी शक्तियों के फायदे और नुकसान का ध्यान। अगर हिंसा के फलस्वरूप क्रांतिकारी आदर्श को बल मिलता है तो वो क्रांतिकारी हिंसा होगी और इतिहास उसके गीत गाएगा। और अगर उस हिंसा का उद्देश्य क्रांतिकारी शक्तियों को दबाकर शोषकों की सत्ता को मजबूत करना है तो वो प्रतिक्रियावादी हिंसा होगी और उसका विरोध होना चाहिए। वर्गीय शब्दों में अगर कोई हिंसा पूंजीवाद पर चोट करती है, सर्वहारा वर्ग के एकाधिपत्य को यानी सर्वहारा डिक्टेटरशिप को मजबूत करती है, सर्वहारा वर्ग के दुश्मनों को कुचलती है, समाजवाद के काम को आसान बनाती है, वर्ग शत्रुओं से क्रांति की उपलब्धियों की रक्षा करती है, तो वो क्रांतिकारी हिंसा है, उसका समर्थन होना चाहिए। इसके विपरीत अगर हिंसा का उद्देश्य किसी देश के मेहनतकशों के आंदोलन को दबाना है या पूंजीवादी व्यवस्था की रक्षा करना है तो वो हिंसा प्रतिक्रियावादी हिंसा होगी, क्योंकि वह समाज के विकास की गति में बाधक है। ऐसी हिंसा निंदनीय है और उसका विरोध होना चाहिए। मिसाल के तौर पर रूसी क्रांति को ले लीजिए। 1917 में रूस के मजदूरों, किसानों और सैनिकों ने ज़ारशाही के जुल्मों के खिलाफ हथियार उठाए। उद्देश्य था ज़ारशाही को मिटाकर सत्ता की बागडोर मजदूरों और किसानों के हाथों में सौंपना। इस उद्देश्य की पूर्ति में वहां के मेहनतकशों को काफी खून बहाना पड़ा था। वो हिंसा थी, लेकिन एक महान उद्देश्य के लिए। दुनिया के तमाम मेहनतकशों ने उसका स्वागत किया, उसे अपना समर्थन दिया और मुक्त कंठ से उसकी प्रशस्ति में गीत गाए। स्वर्ण अक्षरों से लिखकर इतिहास में उसे स्थान दिया गया। इसके बरखिलाफ सर्वहारा की शक्ति को कुचलकर अपनी सत्ता बरकरार रखने के असफल प्रयास में जार और उसके समर्थकों ने भी जमकर खून बहाया। वो भी हिंसा थी, लेकिन एक प्रतिक्रियावादी उद्देश्य के लिए, शोषण की व्यवस्था को कायम रखने के लिए। रूस के मेहनतकशों और उनके साथ दुनिया के मेहनतकशों ने उस हिंसा का विरोध किया, जार की ताकत को कुचलकर क्रांति को सफल बनाया और ज़ारशाही को समाप्त करके रूस में समाजवाद की स्थापना की। युद्ध को ही ले लीजिए। गत दूसरे विश्व युद्ध में एक तरफ हिटलर के नेतृत्व में फासिस्ट ताकतें थीं और दूसरी तरफ थी सोवियत यूनियन के नेतृत्व में फासिस्ट विरोधी ताकतें। हिंसा दोनों ओर से हुई, लेकिन फासिस्ट ताकतों की हिंसा का उद्देश्य था दूसरे देशों को गुलाम बनाकर पूंजीवादी व्यवस्था को मजबूत करना, और फासिस्ट विरोधी ताकतों का उद्देश्य था जनवाद तथा आजादी की रक्षा करना। आज लोग हिटलर के नाम पर थूकते हैं क्योंकि उसके द्वारा की जाने वाली हिंसा प्रतिक्रियावादी हिंसा थी, और सोवियत द्वारा उठाए गए कदमों के गुणगान गाते हैं क्योंकि उसके युद्ध प्रयास और उसकी हिंसा प्रगतिशील या क्रांतिकारी थी। वियतनाम के बारे में यही बात लागू होती है। वहां एक तरफ थी वियतनाम की अजेय जनता जो लगभग 25 वर्षों तक लगातार अपने देश की आजादी के लिए लड़ी, और दूसरी तरफ थे अमेरिकी साम्राज्यवादी दरिंदे जो सैगाओं की कठपुतली सरकार की सहायता से देश को गुलाम बनाने के उद्देश्य से भीषण नरसंहार चला रहे थे। हथियारों की सहायता से हिंसा दोनों ओर से हो रही थी, लेकिन विश्व जनमत और दुनिया की तमाम प्रगतिशील ताकतें वियतनामी जनता और उसके द्वारा होने वाली हिंसा को पूरा समर्थन दे रही थी और अमेरिकी साम्राज्यवादियों का जमकर विरोध कर रही थी। वे जानती थी कि वियतनाम की जनता एक महान एवं पवित्र उद्देश्य के लिए लड़ रही है और उसके द्वारा होने वाली हिंसा क्रांतिकारी हिंसा है। बांग्लादेश को ही ले लीजिए। उस देश को गुलाम बनाए रखने के लिए याहिया खान ने हिंसा का सहारा लिया। बांग्लादेश की जनता ने उस हिंसा का जवाब हथियार उठाकर दिया। याहिया खान गुलामी की ताकतों को मजबूत करना चाहता था, इसलिए उसके द्वारा अपनाई गई हिंसा जन विरोधी हिंसा थी, प्रतिक्रांतिवादी हिंसा थी। उसका विरोध करना जरूरी था। बांग्लादेश की जनता ने भी हथियार उठाए, लेकिन उसकी हिंसा का उद्देश्य था जनता के दुश्मनों की ताकत को कुचलना और अपने देश की आजादी हासिल करके उसकी रक्षा करना। वह हिंसा क्रांतिकारी हिंसा थी, इसलिए विश्व जनमत ने उसे समर्थन देकर सफल बनाया। क्रांतिकारी हिंसा की ऐतिहासिक भूमिका। इतिहास में हिंसात्मक राजनीतिक संघर्षों के बहुत से उदाहरण मिलते हैं। इन संघर्षों अथवा लड़ाइयों में अपनाई जाने वाली हिंसा के रूप बदलते रहे हैं। हिंसा के तरीकों में परिवर्तन होते रहे, लेकिन हिंसा बनी रही। हिंसा के ऐतिहासिक उदाहरणों को सतही ढंग से या गैर द्वंद्ववादी ढंग से या अधिभूतवादी ढंग से परखने वालों में ये भ्रांत धारणा भी बनी कि हिंसा के जरिए सामाजिक जीवन की घटनाओं को किसी भी दिशा में मोड़ा जा सकता है। इसी भ्रांत धारणा के तहत पूंजीवादी शासक जनता की हर समस्या का अंतिम समाधान पुलिस, फौज, लाठी और गोली में तलाश करते आए हैं। वे मुंह में हिंसा का विरोध करते हैं पर अमल में उसी पर भरोसा करते हैं।
उनके ख्याल से समाज की व्यवस्था को बदलने के लिए जनता द्वारा अपनाई जाने वाली हिंसा ही खराब है और शोषण की व्यवस्था को कायम रखने के लिए सरकार द्वारा या शासक वर्ग की पार्टी द्वारा अपनाई जाने वाली हिंसा हिंसा नहीं कही जा सकती। वे मौखिक तौर पर हर प्रकार की हिंसा को बुरा कहते हैं, लेकिन अमल में सिर्फ क्रांतिकारी हिंसा का ही विरोध करते हैं। ऐसी हालत में समाज के प्रगतिशील वर्गों ने हर ऐतिहासिक मोड़ पर जीवन के लुप्त प्राय रूपों को हटाकर नए रूपों को लाने का, पुरानी पड़ गई सड़ी गली समाज व्यवस्था को हटाकर नई व्यवस्था कायम करने का, प्रगतिशील शक्तियों का पथ प्रशस्त करने के लिए क्रांतिकारी हिंसा का सहारा लिया। कुछ उदाहरण लीजिए। दास प्रथा पर आधारित समाज व्यवस्था के दायरे के अंदर जब उत्पादक शक्तियों का विकास रुक गया तो उसका सारा ढांचा जर्जर हो उठा और वो अपने ही बोझ से चरमराने लगा। तब समाज के हित में उसका टूटना या तोड़ा जाना अनिवार्य हो गया। उस काम को पूरा किए बिना समाज आगे नहीं बढ़ सकता था। उस काम को पूरा किया दास प्रथा के खिलाफ गुलामों की बगावत ने। स्पार्टाकस के नेतृत्व में गुलामों ने हथियार उठाए और हमारे समाज को झकझोर दिया। गुलामी की प्रथा टूटी और एक नए समाज का जन्म हुआ। इसी प्रकार फ्रांस में सामंतशाही के खंडहरों को नष्ट करने तथा बुर्जुआ वर्ग के लिए रास्ता साफ करने के लिए जैकोबिन आतंक ने गिलेटिन का सहारा लिया। जैसा कि मार्क्स ने कहा है, पुराने बोझ युक्त समाज के स्थान पर नए समाज की स्थापना के लिए बल प्रयोग एक सहारा है। एंगल्स ने कहा है कि जब आबादी का एक हिस्सा दूसरे पर बंदूकों और तलवारों के बल पर इच्छाएं लादता है तब क्रांति एक कर्तव्य बन जाता है। इसी कर्तव्य पालन में रूस के बोल्शेविकों ने ज़ारशाही के खिलाफ हथियार उठाए और ज़ारशाही को उलटकर वहां समाजवादी समाज की स्थापना की। हमने देखा कि समाज में बुनियादी परिवर्तन का काम हर मोड़ पर क्रांतिकारी हिंसा द्वारा ही संपन्न हुआ है। अस्तु हम कह सकते हैं कि हिंसा सिर्फ एक सामाजिक बुराई ही नहीं है, उसकी इतिहास में एक क्रांतिकारी भूमिका भी है। हिंसा हमारे सिद्धांतों के स्वभाव के विरुद्ध है। ऊपर जो कुछ कहा गया है उसका यह मतलब नहीं कि हम कम्युनिस्ट हिंसा के समर्थक हैं। दरअसल मृत प्राय वर्गों के भीषण प्रतिरोध के कारण ही क्रांतिकारी वर्ग को हिंसा का सहारा लेना पड़ता है। लेनिन के शब्दों में, हिंसा वास्तव में हमारे सिद्धांतों के स्वभाव के विरुद्ध है। संकलित ग्रंथावली खंड 2। और कमजोर वर्ग निश्चय ही सत्ता को शांतिपूर्वक हासिल करना पसंद करेगा। वही खंड 4। उन्होंने कहा, हमारा कहना है कि शोषकों, जमींदारों तथा पूंजीपतियों को कुचलने की आवश्यकता के कारण ही हिंसा के उपयोग की आवश्यकता पैदा होती है। ये लक्ष्य पूरा हो जाने पर हम सारे असाधारण उपकरणों को त्याग देंगे। वही खंड 30। दरअसल प्रतिक्रियावादी शक्तियों की हिंसा के उत्तर में क्रांतिकारी हिंसा सिर्फ क्रांतिकारी शक्तियों को कुचले जाने से रोकने का या आत्मरक्षा का उपकरण है। वैसे सैनिक गतिविधियों अथवा गृह युद्ध के रूप में हिंसा अवश्य ही मनुष्य की जिंदगी को और भौतिक तथा सांस्कृतिक मूल्यों को कुछ हद तक नष्ट कर देती है। मार्क्सवाद, जो मानव जाति के इतिहास में सबसे अधिक मानवीय सिद्धांत है, उसके महान सिद्धांतों के अनुसार ये विनाश उसके स्वभाव के विरुद्ध है। मार्क्सवाद ने आरंभ से ही समाज के कायापलट के एक संभव तथा वांछनीय रूप के तौर पर शांतिपूर्ण क्रांति के मानवीय विचार को सामने रखा। लेकिन शांतिपूर्ण उपायों से क्रांति का विकास तभी संभव है जब शासक वर्ग की अपेक्षा क्रांतिकारी शक्तियां अधिक शक्तिशाली हों और उनमें प्रतिरोध को पंगु बनाने का सामर्थ्य हो। उस हालत में हो सकता है कि सर्वहारा को संघर्ष के अंतिम रूप के प्रयोग की आवश्यकता न पड़े। पूंजीपति और उनके पूंजीवादी विचारक प्रायः मार्क्सवादियों पर हिंसा के प्यासे होने का अभियोग लगाते हैं। ऐसे लोगों को जवाब देते हुए लेनिन ने कहा था कि सर्वहारा शासन का प्रधान लक्ष्य हिंसा नहीं है। सर्वहारा का मुख्य उद्देश्य है सत्ता पर अधिकार। ये काम अगर हिंसात्मक उपायों से दूर रहकर पूरा किया जा सके तो सर्वहारा वर्ग निश्चय ही इसका स्वागत करेगा। लेकिन इतिहास का आज तक का अनुभव बतलाता है कि शोषक वर्ग स्वयं तो हिंसा करता ही है, साथ ही सर्वहारा के सामने भी हिंसा के अलावा कोई और रास्ता नहीं छोड़ता। वैसे मेहनतकश वर्ग अपने हाथ में अधिकार विनाश के लिए नहीं लेता, बल्कि एक नए प्रकार के समाज के, जो हर प्रकार की हिंसा से मुक्त है, उसके निर्माण के लिए लेता है। हम कम्युनिस्ट मानवता के पुजारी हैं और सरदार भगत सिंह के शब्दों में, हम मनुष्य के जीवन को पवित्र समझते हैं। हम एक ऐसे उज्जवल भविष्य में विश्वास रखते हैं जिसमें प्रत्येक को पूर्ण शांति और स्वतंत्रता का अवसर मिल सके, परंतु क्रांति द्वारा सबको समान स्वतंत्रता देने और मनुष्य द्वारा मनुष्य के शोषण को समाप्त कर देने के लिए क्रांति में कुछ न कुछ रक्तपात अनिवार्य है। 8 अप्रैल 1921 को दिल्ली असेंबली में भगत सिंह और दत्त द्वारा फेंके गए पर्चे से।
अंत में हिंसा के सामाजिक आधार को भी समझ लेना जरूरी है। सर्वहारा डिक्टेटरशिप का आधार क्या है? वो है विशाल जनता से प्राप्त समर्थन, जो कि कल तक दबी हुई, शोषित और पीड़ित थी। पुरानी सभी शासन व्यवस्थाएं मुट्ठी भर शोषकों के हाथों की कठपुतलियां या उनके हाथों में दमन के हथियार के रूप में रही हैं। इसके बरखिलाफ सर्वहारा डिक्टेटरशिप समाज के बहुमत के हाथ में कल के लुटेरों को दबाने का हथियार है। पुरानी शासन व्यवस्थाओं और इस नई शासन व्यवस्था के बीच बुनियादी अंतर है। सर्वहारा डिक्टेटरशिप राजनीतिक संगठन का सबसे जनतंत्रवादी रूप है, और जैसे जैसे शोषक वर्ग की फिर से सिर उठाने की क्षमता समाप्त हो जाएगी और वर्ग समाप्त हो जाएंगे, वैसे वैसे बलपूर्वक समाज के एक हिस्से को दबाकर रखने की आवश्यकता भी समाप्त हो जाएगी, और वैसे वैसे ही सरकारी बल प्रयोग की आवश्यकता भी हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। क्योंकि लेनिन के शब्दों में, लोग हिंसा और पराधीनता के बिना ही सामाजिक जीवन के नियमों के पालन करने के आदी हो जाएंगे। ए. पिकिन द्वारा उद्धृत। तो श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे क्रांतिकारी शिव वर्मा द्वारा लिखी गई पुस्तक श्रृंखला मार्क्सवाद परिचयमाला की 5वीं पुस्तक समाजवादी जनवाद की ऑडियो रिकॉर्डिंग की चौथी और अंतिम कड़ी। जल्द ही ऐसे ही किसी और पुस्तिका की ऑडियो रिकॉर्डिंग लेकर हम आपके बीच हाजिर होंगे। विदा लेने से पहले आपको याद दिला दें कि अगर आपने अभी तक सहकार रेडियो की सदस्यता नहीं ली हो और अगर आपकी वार्षिक सदस्यता समाप्त हो चुकी हो तो जरूर हमारी सदस्यता लें, क्योंकि आप जैसे इंसाफ पसंद और प्रगतिशीलता के पक्षधर लोगों द्वारा प्राप्त सदस्यता राशि या डोनेशन के माध्यम से ही ये प्रयास आगे बढ़ रहा है। तो प्रगतिशील और क्रांतिकारी विचारों को जन जन तक ले जाने की मुहिम का हिस्सा बनिए। दीजिए इजाजत मुझे यानी पवन को। नमस्कार। किताबें करती हैं बातें। आवाज की तरंगों पर मेहनतकश जनता का साहित्य।